दोस्तों नमस्कार। तो इस श्रृंखला की जो मौर्य कला की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो है। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, नितिन सिंघानिया की पुस्तक जो थी उसे डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में NCERT से संबंधित मौर्य कला के बारे में जो भी कुछ दिए गए थे उसे डिस्कस किया है। अब जो कि तीसरा वीडियो है, इसे मौर्य कला को हम लोग देखेंगे और ये खुद का बनाया गया नोट्स है, तो आप इसे पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। तो आइए चलिए हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले है ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर ले तो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दोनों धर्म जो थे वो श्रमण परंपरा के अंग थे। तीसरा यह है कि ये धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया था। चौथा देखें तो मगध इस समय एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। पांचवा, ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। सम्राट अशोक की भी भूमिका थी। मौर्यन आर्ट है, तो इसमें सम्राट अशोक के बारे में देखें तो मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। पूजा पद्धतियों को देखें तो धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम थे। उस समय यक्षों और ठीक है मातृदेवियों की पूजा का भी काफ़ी प्रचलन था। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और बाद में भी काफ़ी लोकप्रिय रही थी और आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के रूप में लोकप्रिय हो गया था। और नौवां देखें कि मौर्यों के सत्ता स्थापित करने के बाद स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विकास में राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, मौर्य कला के पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, और इसका किस प्रकार से संरक्षण हुआ, इसमें कौन कौन से शासक, कौन कौन से लोग यूँ कहें तो इसमें सहायक सिद्ध हुए। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्यन कला का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मौर्यन आर्ट। तो मौर्य कला को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है दरबारी कला, इसमें महल, स्तंभ और स्तूप इत्यादि शामिल है। ठीक है, दरबारी कला का अर्थ क्या होता है कि शासकों से संरक्षित जो कला थी वो दरबारी कला थी। और लोकप्रिय कला का अर्थ क्या होता है कि उस समय यह कला जो है वो आम जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय थी, तो उसके हिसाब से ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो जिसमें शासक वर्ग का संरक्षण था और दूसरा जो आम जनमानस की कला थी, तो इसे दरबारी कला और लोकप्रिय कला के रूप में विभाजित किया गया है। दरबारी कला में देखें तो महल, स्तंभ और स्तूप इत्यादि शामिल है। लोकप्रिय कला में है गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियां शामिल है। अब इन जो दरबारी कला है और लोकप्रिय कला है, इसका वर्गीकरण करके हम लोग देखते हैं। तो दरबारी कला क्या है? मौर्य शासकों ने राजनीतिक और धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया, जिसे दरबारी कला के रूप में जाना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं महल। तो मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्रा में राजधानी और कुम्हरार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रदर्शित करने के लिए कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल देखें तो यह ईरान में परसेपोलिस के अक्केमेनियन महलों से प्रेरित था। ठीक है, इसके जो मुख्य निर्माण सामग्री थी वो लकड़ी थी। मेगास्थनीज ने इस महल को मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक बताया है।
ये 80 स्तंभों वाला जो महल बना था उसके बारे में कहा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में। इसकी विशेषता क्या थी? तो ये मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। और इस पर किस कला का प्रभाव था? तो ईरान में परसेपोलिस के अकेमेनियन महल था, उसका इस पर प्रभाव था। ठीक है। और मेगास्थनीज इसके बारे में क्या कहता है कि यह मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक बताया इसे। ठीक है। महल में एक अशोक के महल के बारे में भी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। यह एक विशाल संरचना थी जिसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था। यह एक 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था जिसकी दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। तो इसमें क्या देख रहे हैं? अशोक के महल के बारे में क्या है कि विशाल संरचना थी। ठीक है। यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था और दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। कुछ बातें जो फैक्ट्स के रूप में आपको याद रखनी है, यही कुछ बातें हैं जो आप लिखने के दौरान आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को जोड़ पाएंगे। तो ये था महल। अब स्तंभों के बारे में देखते हैं। ये राजकीय कला के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो स्तंभों में देखें तो इसका उद्देश्य सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। तो अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेखों को राजकीय प्रतीक के रूप में, फिर युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में या राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए उपयोग किया जाता था। याद रखें कि स्तंभ क्यों बनाए जाते थे, इसके उद्देश्य से हम देखें तो एक तो है कि राजकीय प्रतीक के रूप में, दूसरा युद्ध में जीत अगर हो रही है तो उस जीत को ये शिलालेख पर या स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। और या तो राजकीय उपदेश अगर देने हैं, प्रचार प्रसार, जैसे कि अशोक के काल में काफ़ी हम लोगों को देखने को मिला, तो राजकीय उपदेशों को प्रचार करना है तो स्तंभों का इस्तेमाल होता था। सामग्री में देखें तो यह स्तंभ औसतन 40 फीट ऊंचे होते थे। सामान्यतः बात हो रही है, माने अधिकांशतः जो स्तंभ प्राप्त हुए हैं वो 40 फीट ऊंचे होते थे और सामान्यतः चुनार के जो बलुआ पत्थर है या प्रस्तर, उससे बनाए जाते थे। याद रखेंगे कुछ जो बातें फैक्ट्स के रूप में जाननी है, आपको याद रखनी है कि ये स्तंभ जो है औसतन 40 फीट ऊंचे होते थे और सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे। निर्माण और विशेषताओं के बारे में देखें तो स्तंभों के 4 भाग होते थे। ठीक है। ये 4 भाग जो दिए गए हैं उसे देखें। एक तो लंबा मूठ आधार जिसे कहा जाता है, फिर शीर्ष, ठीक है, शीर्ष फलक और एक चमक। इसे 4 भागों में, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। लंबा मूठ आधार क्या था? यह प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकास्म, ठीक है, एकास्म प्रस्तर से बना होता था। ये लंबा मूठ जो आधार होता था यह एकास्म पत्थर से बना होता था। शीर्ष ललाट की बात करें तो सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार में रखा जाता था। घंटे के आकार का शीर्ष ईरानी स्तंभ से प्रभावित था, ये याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से जो ये रखा जाता था, इसके बारे में बात हो रही है। तो घंटे के आकार का शीर्ष ईरानी स्तंभों से प्रभावित था। शीर्ष फलक घंटे के आकार के शीर्ष के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार जिस पर पशु मूर्ति होती थी। शीर्ष फलक में क्या था कि घंटे के आकार के शीर्ष के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार जिस पर पशु मूर्ति होती थी। चमक, ये क्या थे? तो ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार होते थे, जो मौर्य कालीन मूर्ति कला की खास विशेषता थी। तो ये आपने देखा कि निर्माण विशेषताओं में ये जो 4 भाग थे कि जो इसका आधार था वो लंबा होता था, शीर्ष उस पर होते थे, शीर्ष फलक होते थे और चमक की बात की गई है। तो ये सभी विशेषताएं हैं। तो कई बार क्या है कि मौर्य कला के विषय में जो आलोचक होते हैं वे बताते हैं कि ये एक क्या है, नकल की गई कला है। ठीक है। लेकिन फिर इसके प्रत्युत्तर में बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं, ईरानी कला का तो इस पर प्रभाव थोड़ा बहुत था ही, लेकिन इसमें भिन्नता भी थी। तो भिन्नता किस प्रकार थी उससे हम लोग देखते हैं। तो अकेमेनियन जो स्तंभ है उससे मौर्य काल के जो स्तंभ है उसमें क्या भिन्नता थी उसे देखते हैं। तो मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वो चट्टानों के कटे हुए एकास्म, यानी कि एक विशाल पत्थर से बने होते थे जिसमें कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता था। उन्हें राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थापित कराया गया था। ये मौर्यकालीन स्तंभों की बात हो रही है। जबकि एकेमेनियन
स्तंभों के बारे में देखें तो राजमिस्त्री क्या करते थे, अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए थे, ठीक है, विभिन्न टुकड़ों को मिलाकर। वे सामान्यतः राजभवनों से संलग्न हुआ करते थे, ठीक है। तो ये थी। अब हम लोग देखते हैं स्थान के बारे में। तो ये स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे। उदाहरण में देखिए तो बिहार के बसाड़ जिसे कहता है, बसराह, बखीरा, लौड़िया, नंदनगढ़, रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीसा और सारनाथ, ये सभी शामिल है, ठीक है। और अब देख ले हम लोग कि सारनाथ शीर्ष जो सिंह शीर्ष है उसके विषय में, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्तंभों को देखा था, ठीक है, स्तंभों को देखा, इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम लोग स्तंभों के बाद सारनाथ शीर्ष, इसे हम लोग देखते हैं। तो महत्व देखिए, यह मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना यह बताया गया है। ऊपरी चक्र और कमल के जो आधार बने हैं उसके बिना ये बात हो रही है, ये स्तंभ शीर्ष की केवल बात हो रही है। निर्माण में देखिए, यह सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है। मूल अवयव देखें तो 5 इसमें मूल अवयव थे। स्तंभ जो टूट चुका है, एक कमल घंटी का आधार, एक ढोल जिस पर 4 पशु दक्षिणावर्त गति में दिखाए गए हैं, 4 तेजस्वी सिंहों की आकृतियां पीठ जोड़कर, और एक सर्वोपरितल धर्मचक्र यानी बड़ा पहिया जो टूटा हुआ है। इस प्रकार से इस सारनाथ सिंह शीर्ष में मूल अवयव जो है 5 है। विशेषताओं को देखें तो 4 शेर एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। प्रतिमा यानी कि जो मूर्ति है उसकी सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिशदार बनाया गया है। शेरों के चेहरों का पेशीय विन्यास काफ़ी सुदृढ़ है। कलाकार ने शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफलता पाई है। उसके बाद क्या है कि शीर्ष फलक पर चित्रण, ठीक है। विशेषताओं के बारे के बाद है कि शीर्ष फलक पर चित्रण। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें कुल 24 आड़े हैं यानी कि जो तिलियां जिसे कहा गया है, और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियाँ सुंदरता से उकेरी गई है। पशु का प्रतीकात्मक अर्थ देखें तो अश्व जो है, अश्व कंथक अश्व को निरूपित करता है जिसका उपयोग बुद्ध ने राज्य से दूर जाने के लिए किया था, ठीक है। वृषभ राशि चिन्ह को दिखलाता है जिस महीने बुद्ध का जन्म हुआ था। हाथी रानी माया का स्वप्न है, उनके जो गर्भ में प्रवेश करता है उस हाथी, श्वेत हाथी, उसको दर्शाया गया है। और सिंह जो है ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रसार करते हुए बुद्ध को प्रतीकबद्ध करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है। तो हम लोगों ने यह सिंह स्तंभ शीर्ष को देखा। अब देखें स्तूपा के बारे में। स्तूपा तो ये अर्थ क्या है, तो स्तूप जो है वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान, ठीक है, समाधान टीले हैं। यह अंत्येष्टि मेघपुंज का पारंपरिक निर्देशन है जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। संरक्षण देखिए तो वैदिक परंपरा से होते हुए भी स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ठीक है। स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर अशोक के राज्यकाल के दौरान पहुंची जब लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे। ये आप याद रखिएगा कि मोटे तौर पर इतना 84,000 स्तूप जो है बनवाए गए थे। बुद्ध के अवशेष। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों यानी कि रेलिक्स पर बनाए जाते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। 8 में बुद्ध के अवशेष थे और 9वें में अवशेषों को रखने वाला बर्तन था, ठीक है। संरचना में देखें तो स्तूप में ये भाग सदा ज्यों के तो रहे। बेलनाकार ढोल ये हमेशा से रहे, ठीक है। वृत्ताकार अंडा, चोटी पर एक हर्मिका, चोटी पर एक छत्र, ये जो आप मोटे तौर पर जो सब प्रारंभिक स्तूप जो थे, ठीक है, तो ये इस पर हर्मिका, हाँ,
तो स्तूपों में ये जो कुछ भाग है, जैसे सिलिंड्रिकल ड्रम है, बेलनाकार ढोल, वृत्ताकार अंड, चोटी पर हर्मिका, चोटी पर एक छत्र, ये हमेशा से रहा है। लेकिन बाद में जो निर्माण हुए उसमें देखिए कि परवर्ती शताब्दियों में गोलाकार परिक्रमा पथ और प्रवेश द्वारा तोरण भी जोड़ा गया। निर्माण सामग्री की बात करें तो स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और प्लास्टर की मोटी परत से ढकी जाती थी। जैसे सांची का महान स्तूप मूलतः ईंटों से बनाया गया था और बाद में पत्थरों से इसे ढका गया। महत्वपूर्ण स्थलों में देखें तो सांची का महान स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। पिपरहवा का स्तूप उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीनतम स्तूप है। जातक कथाएं और प्रतीकवाद, इसे हम लोग देखें तो क्या है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक बुद्ध को प्रतिमाओं या आकृतियों में नहीं दर्शाया गया था, उन्हें प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता था, जैसे पद चिन्ह, स्तूप, कमल सिंहासन, चक्र आदि। जातक कथाएं बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है, स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई है। बार बार चित्रित जातक कथाओं में छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रू जातक, सीबी जातक, वैश्यांतर जातक और सम जातक शामिल है। तो हम लोगों ने अभी तक राजकीय कला के बारे में पढ़ा, जिसमें महल के बारे में पढ़ा, स्तूप के बारे में पढ़ा, स्तंभों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं लोकप्रिय कला के बारे में। तो ये लोकप्रिय कलाएं क्या थी? तो राजकीय स्तंभ के अतिरिक्त गुहा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांड के माध्यम से भी कला को व्यक्तिगत प्रयासों से अभिव्यक्ति मिली। ठीक है, तो गुफा स्थापत्य कलाएं क्या थी? इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुहा स्थापत्य कला का उद्भव हुआ। उपयोग में देखें तो मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी कि वास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। आरंभिक गुफाओं का उपयोग जैन आजीवक करते थे। विशेषताओं को देखा जाए तो मौर्य काल की गुफाओं की विशेषता उनकी अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें और अलंकृत द्वार थे। उदाहरण में लोमस ऋषि की गुफा जो बराबर की पहाड़ियाँ में है बिहार में, यह शैलकृत गुफा यानी कि चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। प्रवेश द्वार देखें तो अर्धवृत्ताकार चैत्य छाप, जिसे मेहराब भी कहते हैं, की तरह सजा हुआ है। सजावट को देखें तो चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। संरक्षण तो यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ के लिए संरक्षित की गई थी। बिहार में बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण अशोक के पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया गया था। तो ये थी आपकी गुफा स्थापत्य कला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मूर्तियों के बारे में। विशाल मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, उसे निर्माण में देखें तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में यक्षों और यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, महत्व देखें, ये मूर्तियां यक्ष पूजा की लोकप्रियता को दर्शाती है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां तीनों धर्म जैन, हिंदू और बौद्ध में पूजनीय थी। स्थल में देखें तो पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई है। सामान्य विशेषताओं में देखिए, ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई है। इनकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी होती थी। दीदारगंज यक्षिणी प्रतिमाएं देखें जो पटना से प्राप्त हुई है। यह यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। स्वरूप देखें, यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है। विवरण में यह बलुआ पत्थर की बनी हुई है और इसकी जो सतह है वो चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चामर यानी कि चौड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसकी काया, शरीर जो है गोल और गठीली है। अधोवस्त्र यानी कि जो निचला वस्त्र है वो बड़ी सावधानी से बनाया गया है, जिसके मोड़ टांगों पर बाहर निकले हुए दिखलाई देते हैं, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों के उदाहरण थे। अन्य मूर्ति कला के भी उदाहरण प्राप्त हुए, जैसे धौली हाथी जो उड़ीसा में से प्राप्त हुए हैं। धौली स्थल पर चट्टानों को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति मूर्ति कला में रेखांकन, लय और सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है।
पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बनी आकृतियों और इन विशाल प्रतिमाओं के चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। और अब देखते हैं मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड यह क्या है कि मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के रूप में जाना जाता है। विशेषताओं को देखें तो काला रंग है और अत्यधिक चमक है। उपयोग में देखें, सामान्यतः इसका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। और संरक्षण और शिल्पियों को देखें तो देखिए, अब इस सभी को पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं कि जितनी भी कलाएं थी उसके संरक्षण और इसमें जो शिल्पी थे वो कौन थे। तो देखिए, सबसे पहला स्तूपों के संरक्षक। स्तूपों और विहारों के लिए राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्त, गृहपति या गृहपति, राजा महाराजा, श्रेष्ठ जन या व्यापारिक श्रेणियां भी शामिल थे। शिल्पकारों के उल्लेख की बात की जाए तो ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिसमें कलाकार या शिल्पकारों का नाम दिया गया हो। अपवाद कुछ हैं कुछ मामलों में, जैसे महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडानो गुफा में उनके शिष्य बालकों के नाम अवश्य उल्लिखित होते हैं। कुछ है जिसमें कि नाम दिए गए हैं, लेकिन अमूमन क्या है कि शिल्पकारों का नाम जो है उल्लिखित नहीं किया गया है। शिल्पकारों की श्रेणियां देखें तो कुछ शिलालेखों में प्रस्तर उत्कीर्णक यानी पत्थर उकेरने वाले, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले, बढ़ई आदि शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। देखिए, शिल्पकारों का नाम कहीं कहीं मिला है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र के पीतल खोड़ा में कलाकार के नाम दिए गए हैं, और भी एक है कोंडानो गुफा में दिए गए हैं। और शिल्पकारों की श्रेणियों के जो है वो दिए गए नाम, जैसे कि क्या होता है कि उत्कीर्णक, ये डेजिग्नेशन आज के डेट में जो पद होते हैं उसे उसके तरह आप समझ सकते हैं। तो ये है, आमतौर पर संपूर्ण कार्य जो होते थे वो सामूहिक सहयोग से किया जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पूरे मौर्य कला और इसकी जो विशेषताएं हैं उसे हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी विशेषता अगर समझ ले, ठीक है, देखिए हम लोगों को ज़रूरी क्या है कि हम लोग मौर्य कला के बारे में या किसी खास प्रश्न को जो पूछा जाता है उसको हम समझ लें। समझने के बाद अब उसकी समीक्षा करनी हो तब, ठीक है, उसकी आलोचना करनी हो तब, ठीक है, या अब जैसे मौर्य काल के विषय में है तो बौद्ध धर्म से इसके संबंधों के बारे में पढ़नी हो तब, ठीक है, तो किसी भी प्रकार की बातें हम लिख सकते हैं अगर हमने इसे अच्छे ढंग से पढ़ा है तब। ठीक है, तो ज़रूरत है कि हम लोग इसे समग्रता से पढ़ें, उसके जो जितने भी फैक्ट्स हैं, हाँ, फैक्ट्स उसको एक आप नोटबुक में या नोट्स में जो भी है उसका संग्रह करें और उसे कम से कम याद करें। और एग्ज़ाम में तो आप नहीं जानते हैं कि आपसे क्या प्रश्न पूछ जाएंगे, तो अगर सारे पहलू अगर आपको पता है तो आप ज़रूर लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और चूँकि आपको पता है कि मौर्य कला के बाद, हाँ, मौर्य कला के बाद हम लोगों को पाल कला भी पढ़नी है, फिर उसके बाद पटना कलम भी पढ़नी है। तो हम लोग इसे बारी बारी से देखते हैं। अभी हम लोगों ने मौर्य कला को पढ़ा, पाल कला अगले वीडियो में हम लोग पाल कला लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।